अगर कोई बंदा मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, ओके। आपके अकॉर्डिंग उसमें 3 बेस्ट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? अगर आपको इंटरव्यू लेकर के सेलेक्ट करना हो किसी बंदे को। किसी समय कैडेट थे, आप भी किसी समय एक थर्ड ऑफिसर थे, और आप भी किसी समय इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं थे जितना आज की डेट। एंड व्हाट इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस अगर अभी तक हुआ है? सो राजीव जी, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आप खुद बताइए थोड़ा-सा। ओके। तो मेरा नाम राजीव मेनन है, और मैं मर्चेंट नेवी में काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल कैप्टन के रैंक में सेल कर रहा हूँ, और 2002 में मैंने ज्वाइन किया था। तो अब लगभग हो गया 20 इयर्स के तो ऊपर हो गया अभी मेरे को सेल करके। और बस दैट्स अबाउट मी। सो अभी राइट नाउ कौन सी कंपनी में है? मैं अभी सिनर्जी में काम कर रहा हूँ। ओके, अभी राइट नाउ। एंड आपने किससे स्टार्ट किया था? कौन सा कॉलेज था? कैसे ओके। स्टार्ट? तो मैंने बाबर्स में शुरू किया था, बाबर्स ने स्पॉन्सरशिप दिया था मुझे, और मैंने टीएस रहमान में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया था। तो मैंने जब किया था उस समय 3.5 मंथ्स का ट्रेनिंग होता था, प्री सी ट्रेनिंग। या तो अब तो काफ़ी बढ़ चुका है ट्रेनिंग टाइम। तो 3.5 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग किया, और उसके बाद फिर शिप में 3 इयर्स कैडेटशिप था। तो वो हमारा थोड़ा सा एक्चुअली डिप्लोमा का एक प्रोग्राम होता था तोलानी का। Okay. सो विद दैट यू कैन गेट सम कंसेशन, सो इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स यू कैन डू ओनली 24 मंथ्स। तो वो 24 मंथ्स कैडेटशिप किए, और उसके बाद फिर एज यू जैसे सब लोग करते हैं। वैसे ही join किया यस आपने। यस यस। एंड मर्चेंट नेवी ही क्यों ज्वाइन किया आपने? वो भी उस टाइम पे? तो सबसे बड़ा रीज़न तो पैसा था। तो उस समय वो एक प्रोफेशन ऐसा था जिसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा कॉलेज या बहुत ज़्यादा एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी जॉब मिलने से पहले। मतलब आप कैडेटशिप में भी आपको एक स्टाइपेंड मिल जाता था, विच वॉज प्रेटी डिसेंट स्टाइपेंड। तो वो एक रीज़न के लिए मर्चेंट नेवी वॉज द फर्स्ट चॉइस, कि एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था उस समय, तो पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा एजुकेशन उतना टाइम के लिए कॉलेज करना तो उतना शायद पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारे रीजंस के लिए ऐसा एक प्रोफेशन ढूंढा जहाँ पे जल्दी जॉब पे लग सकूँ। तो ये मेन मोटिव था। लेकिन जब मैंने और जाना इसके बारे में, तब से मेरे को समझ में आ गया कि ये काफ़ी अच्छी प्रोफेशन है, इसमें और भी काफ़ी बेनिफिट्स है। तो पेमेंट तो एक चीज़ है, बट इसके साथ साथ फिर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है। आप मर्चेंट नेवी में हो, आप शिप्स में जा रहे हो, आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, आप दूसरे कल्चर समझ पा रहे हो। तो ये उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो मेरे को धीरे धीरे समझ में आई। सो मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया ये डिसीजन। मेरे को लग रहा है कि जो भी रीज़न के लिए मैंने ज्वाइन किया हो, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी विथ इट। बट अभी जैसे अभी सपोज मैं बहुत बच्चों को ट्रीट करता हूँ और बच्चों के इतने सिली डाउट होते हैं कि सर वो हमें ज्वाइन कैसे करना है और Right. इसमें क्या होता है, मैं STCW करके कैप्टन बन सकता हूँ कि नहीं। राइट। तो अवेयरनेस आज कितना लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को करियर के बारे में अवेयरनेस नहीं है। राइट। 2002 में आपके पास मर्चेंट नेवी की इस लेवल की अवेयरनेस आपने कैसे, मतलब कैसे हासिल करी उस टाइम पे? तो जैसे करियर, जैसे कोई चूज़ कर रहे हो आप, तो करियर के बारे में सब कुछ जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ। Yeah. तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिए बिना तो आप उसमें जा नहीं सकते। ये इतनी बेसिक नॉलेज तो मुझे 2002 में भी थी, जो मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों के पास भी होगी कि आप जिसको अपना लाइफ बनाना चाहते हो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होना ही चाहिए। Exactly. तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि मर्चेंट नेवी में अगर जाना है, तो मेरे को मर्चेंट नेवी ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया था। ये मैं गाइडेंस बुक पढ़ रहा था कि आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते थे, तो उसमें एक प्रोफेशन मर्चेंट नेवी था। Okay. तो इतना तो मेरे को आइडिया लग गया था कि मर्चेंट नेवी इज़ अ प्रोफेशन, और मुझे इतना समझ में आ गया था कि यहाँ पे मैं जल्दी जॉब पे लग सकता हूँ, मेरी स्टाइपेंड जल्दी शुरू हो जाएगी। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मेरे एरिया में देयर वेर सम पीपल हु वेर इनटू मर्चेंट नेवी। फिर मैंने उनसे बातें की, मेरे को समझ में आ गया कि कैसे जाना है, क्या करना है। मैंने उस पर और थोड़ा रिसर्च किया। उस समय बुक्स पे ज़्यादा हम लोग डिपेंड होते थे, इंटरनेट और गूगल वगैरह इतना हम लोग डिपेंड नहीं करते थे। तो उससे मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली बुक से, और फिर उसमें से मैंने ढूंढना शुरू की कोई कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा कि स्पॉन्सरशिप लिए बिना जाना नहीं है, क्योंकि मेरे जो एरिया में जो बच्चे थे जो मर्चेंट नेवी में थे, उन्होंने मेरे को ये समझा दिया था। तो मैंने वो रिसर्च की उसके ऊपर पूरा। मेरे को जब समझ में आ गया कि कैसे जाना है, क्या करना है, तो फिर मैंने उसके लिए वो पाथ फॉलो किया फिर। ओके, मतलब आप वो टाइम पे भी आज की जनरेशन से ज़्यादा फोकस थे क्योंकि स्टडी के सब अवेलेबल फोकस तो हाँ, यस, अवेलेबल नहीं होना भी एक मेरे ख्याल से कभी कभी एक बोन होता है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो जब भी आपको पता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज है, तो आप उस सोर्सेज को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैंने वो किया था बेसिकली। अच्छा, उस टाइम पे तो मुझे, क्योंकि मैं भी तब प्रिपरेशन कर रहा था। Right. 2001 में मैंने 12th क्लियर किया था, तो राइट राइट एवरीबॉडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT राइट। ये भी ट्रिपल IIT करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट आप क्यों नहीं थे उस फील्ड में? तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे पता था कि अगर क्लियर कर भी दूँ तो 4 साल कॉलेज के पैसे भरने के लिए फ़ीस मेरे पास नहीं थे।
तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर था कि मैं ऐसा कोई भी फील्ड नहीं चूज़ कर सकता हूँ जिसके लिए मैं 4 साल 5 साल मेरे को कॉलेज करना पड़े, क्योंकि उतनी फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मुझे एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना था जिसमें मैं जल्दी से जल्दी कोई स्टाइपेंड या कुछ ऐसे अर्न करना भी शुरू कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम इट्स अ स्टेबल प्रोफेशन। ये नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग मतलब शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट्स देखना, बट आपको लॉन्ग टर्म भी देखना था। तो दोनों मेरी क्राइटेरिया मर्चेंट नेवी से फुलफिल हो रहे थे। मतलब वो जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, दैट वाज द ब्लेसिंग इट। यस यस यस, इट वाज। अच्छा, एक चीज़ और है, अब ये क्वेश्चन मैं अभी सी फेयरवेल्स के हिसाब में पूछने वाला हूँ Right. कि आपका मर्चेंट नेवी का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था, जब से आप सेल कर रहे हो तब से लेकर के आज तक? बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव टू से whenever my family has sailed with me, ओके, क्योंकि देन द ओनली ड्रॉबैक दैट मर्चेंट नेवी हैज़ इज कि आप अपने फैमिली से थोड़ा दूर रहते हो। तो जब आपकी फैमिली आपके साथ सेल करती है तो वो ड्रॉबैक भी पूरी हो जाती है। तो मतलब उससे ज़्यादा और बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता कि आपकी फैमिली आपके साथ सेल कर रही है, जो ओनली ड्रॉबैक है वो मीट हो रही है। तो दैट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो अभी हाल ही में मेरा माई सन एंड माई वाइफ है विथ मी, सो आई वुड से दैट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस। ओके। तो मतलब वहाँ पे ड्यूरिंग द सेलिंग आप एंजॉय कर सकते हो। Yeah, so you don't feel that homesickness, you know, your kid is with you, your wife is with you, so you don't feel that homesickness, and at the same time you're working over there, तो वो best of both worlds हो गया आपके लिए। एंड व्हाट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस अगर अभी तक हुआ है तो? वर्स्ट एक्सपीरियंस, एक फैमिली इमरजेंसी के लिए मैं घर नहीं आ पाया टाइम के लिए, तो माई वाइफ हैड अ फैमिली इमरजेंसी एंड आई वॉज नॉट देयर फॉर हर एट दैट टाइम, तो वो मेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस रही है। और वो जो इमोशंस आते हैं उस ड्यूरेशन में, Yes. जो इमोशंस का रोलर कोस्टर चल रहा होता है, Yes. वो कैसे हैंडल करते हो आप? तो देखो, आपको इतना तो समझना चाहिए कि लाइफ इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन, अप्स एंड डाउन तो आना ही आना है, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो। तो आपको बस उतना एक्सेप्ट करना है कि दिस इज़ द डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। यू नो, आपको कोई और किसी हेल्प से या और किसी के थ्रू आप उससे नहीं सर्वाइव कर सकते हो, यू हैव टू डील विद इट। सो इफ़ यू मेक योर सेल्फ लिटिल मेंटली स्ट्रॉन्ग दैट यू नो कि ये मेरी सिचुएशन है, अब मेरे को इसको फेस करना है, मेरे को डील करना है, तो शायद आप डील कर सकते हो, चाहे कितना ही कोई बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम एज ए क्यों ना हो। कैप्टन आप काफी सारे कैडेट्स को या थर्ड मेट्स को देखते होगे भी, जो Yes. अभी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इमोशनली स्टेबल नहीं है। यस। आप कैसे हैंडल करते हो उन लोगों को वहाँ पे? तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आप भी उस फेज से गुजरे हो कभी ना कभी। तो आप भी किसी समय कैडेट थे, आप भी किसी समय एक थर्ड ऑफिसर थे, और आप भी किसी समय इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं थे जितना आज की डेट में वो बच्चे हैं। तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। मतलब आप अपने लेवल से अगर उनको हैंडल करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले उनके लेवल में जाना चाहिए, देन उनको समझाना चाहिए कि भाई आई हैव गॉन थ्रू दिस, व्हेन दे कैन रिलेट टू समथिंग ना, कि उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इन्होंने भी यही किया था, ये भी इस फेज से गुजर चुके हैं। तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, सबके साथ होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। वरना आजकल ये होता है ना ट्रेंड के, लोगों को लगता है कि यार ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ मेरे को हो रहे हैं। अगर वो ये समझ जाएंगे कि यार ये प्रॉब्लम सबको होते हैं, और ये अगर सामने वाला बंदा डील कर सकता है तो मैं भी डील कर सकता हूँ इस चीज़ से, तो ये एक अगर मैच्योरिटी अगर धीरे धीरे लोगों में आ जाएगी तो फिर आई थिंक ईजी हो जाता है थोड़ा हैंडल करने के लिए। अच्छा, मैं मतलब एक्चुअली मैंने कभी सेल तो किया नहीं है, बट हाँ मेरे फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जो सेल करते रहते हैं, जिनके Right. थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि उनका मतलब इमोशनल स्टेटस क्या है। राइट। तो कभी कहीं वहाँ पे बोर हो रहा है, या कभी काम करते करते बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया है, तो करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस का भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। Yes. स्टडीज है उस यस 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 यस। चाहे कैसे नहीं करके, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इमोशन सबके पास है, Correct. मैनेज नहीं कर रहा वहाँ पे। Correct, कभी correct. किसी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो कभी किसी को ज़्यादा रोना आ गया। करेक्ट। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर किसी को हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की एडुकेशन देनी पड़े? राइट। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए, देखो जैसे हम लोग बोलते हैं आईक्यू, तो आईक्यू इज समथिंग जो आप एक एज तक आपकी डेवलप होती है, उसके बाद आप चाहे कुछ कर लो आपकी आईक्यू डेवलप नहीं होगी, वो स्टेशनरी हो जाती है। लेकिन ईक्यू जो होता है, जो आपका इमोशनल क्वेश्चन होता है, वो आप कोई भी एज में डेवलप कर सकते हो। तो एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका ईक्यू ऐसा चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हो, जिसको आप डेवलप कर सकते हो। इट्स नॉट कि ये मेरी पर्सनैलिटी है तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगा या मैं ऐसे ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। ये अगर आप में एक्सेप्टेंस आ जाएगी तब आप उस पर काम करना शुरू करोगे धीरे धीरे। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं ना कि नहीं यार, ये तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। बट पहले बात तो उनको ये समझना चाहिए कि यार नहीं, मैं चेंज हो सकता हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में फिर आपको समझना चाहिए कि यार मेरे को चेंज होना क्यों है।
तो देर आर लॉट ऑफ टेस्ट नाउ डेज, जैसे एक होगन टेस्ट हो गया, जिससे आपको अपनी पर्सनैलिटी समझ में आती है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप ये टेस्ट में आप ब्लफ नहीं कर सकते हो। वो टेस्ट ऐसे बनाया हुआ है कि आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपका पर्सनैलिटी है कैसा, आप में कौन से ट्रेड्स है, कौन से ट्रेड्स को आपको डेवलप करना है, कौन से ट्रेड्स में आप स्ट्रांग हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना चाहिए कि आप किस किस चीज़ में स्ट्रांग हो। तो आप ऐसे टेस्ट करो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें में मेरे को काम करना है। तो आई थिंक अभी देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। आई थिंक ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए भी जाते हैं वो Correct. शायद इसीलिए ले जाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कहाँ हो, और आपको एक स्टेप भी दिया जाता है कि आपको ये चीज़ों पे काम करना है, ये चीज़ आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो आप उसको फिर और डेवलप करो और ये चीज़ों को और थोड़ा इस पर फोकस करो। तो ये कर मैंने सकते भी हो। देखे हैं कुछ ऐसे 16 पर्सनालिटी टेस्ट है, एक्सेगो टेस्ट है, ये Right. सारी चीजें आपको बताती है कि आपका Right. कौन सा पर्सनालिटी टाइप है, Correct, किसमें correct, आपको correct. काम करना चाहिए। करेक्ट। So right now I'm working with the student on this as well कि अपना पुराना वाला वर्जन, पुराना वाला माइंडसेट Right. शॉर्ट करो, Right. पैराडाइम शिफ्ट करो और यहाँ पे आकर के थोड़ा सा, क्योंकि मर्चेंट नेवी में Right. बहुत लोगों को लगता है कि हाँ मर्चेंट नेवी, जैसे आपने बोला कि मैंने पैसे के लिए ज्वाइन किया, यस यस यस, बट आई थिंक यू आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज फॉर दैट। एग्जैक्टली। बट आज के टाइम पे लोग पैसा जल्दी क्विक यस यस यस, देखो क्विक तो कुछ नहीं होता, चाहे आप जो कर मुझे लो। इस पे भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि ये जो क्विक फिक्स है यस, या एक जो डीप ऑपरेशन होता है, दोनों में से किसको प्रेफर करोगे आप और क्यों करोगे? नहीं, डीप ऑपरेशन हैंड्स डाउन, क्योंकि देखो क्विक फिक्स में कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आज की डेट में, एक ट्रेंड बन गया है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को ये बिजनेस चालू करना है, मेरे को वो चालू करना है, और मेरे को बस 1 साल में यूनिकॉर्न बनना है, मेरे को ये करना है वो करना है। तो यार आई बिलीव ऐसे नहीं होता है। अगर आज के डेट में रिलायंस खड़ी है तो वो इतने सालों के मेहनत के बाद रिलायंस खड़ी है। दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप सोच लो आपको क्या बनना है। आपको जैसे रिलायंस जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बननी है जहाँ पे आपको धीरे धीरे काम करके, मेहनत करके, अपने ऊपर डेवलपमेंट करके आपको वो बनना है, या फिर आपको क्विक फिक्स बन के ऐसा कुछ करना है कि 1 साल में आपकी बिजनेस बंद हो जाए। तो मतलब क्विक फिक्स में कुछ नहीं होता। यू हैव टू गिव दैट टाइम टू इट। आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ते हैं, और आप जब सब कुछ करोगे तभी ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप घर पे रहते हो इस टाइम पे, तो वो जो टाइम है आपके पास, Right. वो आप कैसे स्पेंड करना पसंद करते हो फैमिली के साथ? मुझे ऐसा आप फैमिली के साथ काफी स्पेंड यस, फैमिली के साथ तो स्पेंड करता हूँ। मेरा मोटो है डू नथिंग। तो मैं अपने दोस्त के साथ भी ये शेयर करते रहता हूँ हमेशा, सुनील के साथ भी, कि एक चीज़ है कि यार डू नथिंग में भी ना एक्चुअली बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रहो तो वो डू नथिंग हो गया। इट्स जस्ट दैट स्मॉल थिंग्स। कोई चीज़ होता है जो लोगों को लगता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, और उस चीज़ों में भी बहुत मज़ा आता है। उस चीज़ में काफ़ी आप टाइम दे सकते हो। छोटी सी छोटी चीज़, अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करना, छोटी सी छोटी चीज़, आप अपने बाइक के साथ कहीं पे आप राइड के लिए चले गए, तो ये सब चीज़ें लगती छोटी है, लेकिन आप अगर इसमें टाइम दोगे अच्छे से तो फिर आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। तो But again, this is doing something. It is not do nothing. If you're doing something. एग्जैक्टली, बट ये डूइंग नथिंग उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को किसी हॉबी में ये ऑक्यूपाइड रखते हैं, और उनको लगता है कि यार ये नहीं, मेरे को ऐसा कुछ करना है, मेरे को कुछ नया टैलेंट सीखना है, मेरे को कुछ नया स्किल सीखना है। तो मैं बोलता हूँ कि यार कुछ सीखे बिना भी आप अभी जो कर रहे हो, बस सवेरे उठना, 1 कप कॉफ़ी लेके पीना, आराम से टीवी के सामने बैठ के एक सीरीज़ आराम से देखना, उसको एंजॉय करना, ये भी बहुत कुछ है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यार आपने सीरीज देख लिया तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। मतलब आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। We are discussing the same thing. So Sunil was saying to me कि we can be happy by doing nothing. राइट। एंड आज के टाइम पे लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, Right. और हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। राइट। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मेरे घर के पास में एक लड़का है, Right. he is doing nothing, राइट। and then his sister is earning money and Right. she is giving ओके। him, and he is just drinking, eating, Okay, and okay. doing nothing. Right. So मैंने कहा यार ये लाइफ तो बेकार है। Right, तो right, उसने मुझे से नहीं नहीं एक्चुअली ये नहीं, हाँ. आज के टाइम पे एक पब्लिक वो भी है Right. जो सिर्फ भाग रहे हैं, राइट। फैमिली के लिए टाइम नहीं है। करेक्ट। 5 दिन भागेंगे, 6वें दिन आएंगे, बोलेंगे आज रात में दारू पिएंगे, ये बैठता है, बेंटिंग कर रहे हैं लोग, Right. 2 दिन की बेंटिंग हो गई, Right. then उसके बाद फिर से काम करना, Right. डूइंग नथिंग फॉर देम। क्यों? Yes. उनको बता रहा है कि भाई एक कैटेगरी है एनिमल वाली, Yes, जिसमें yes, इंसान yes. प्योरली एनिमल वाला है, वो कुछ नहीं करेक्ट। करता है। करेक्ट। एक है जिसमें इंसान कुछ ज्यादा ही इंसान बन गया है। करेक्ट। सो वी आर इन बिटवीन, वी आर राइट राइट राइट। लाइक यहाँ से यहाँ हो, डू नथिंग, Correct. और यहाँ से भी आगे जाना मेरे ख्याल से जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। और हमारे लिए जैसे अभी हम लोग बोलते हैं डू नथिंग, तो उसका एक मीनिंग है। मतलब जैसे हम जिस समय शिप में रहते हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क, ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे अपना फोकस लगाए हुए हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। नाउ वी आर ओवर हियर, दिस इज आवर वेकेशन टाइम। सो मेरे लिए डू नथिंग इज ओवर हियर व्हेन यू नो आई एम नॉट डूइंग माई वर्क।
तो मैं यहाँ पे अपने फैमिली को टाइम दे रहा हूँ एंड जस्ट चिल कर रहा हूँ, जस्ट उनके साथ घूम रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई डूइंग नथिंग। हाँ, बट आप उसको अगर उस लोगों के साथ कंपेयर करोगे जो काम नहीं करना चाहते, जस्ट बैठ के दारू पीना चाह रहे हैं या फिर जस्ट बैठ के एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो वो डू नथिंग थोड़ा सा इस डू नथिंग से डिफरेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्चुअली मुझे लगता है ये शायद ये थियोरी आपके केस में इसलिए, या मैं बोल सकता हूँ कि मर्चेंट नेवी में जो भी काम कर रहे हैं उसके केस में इसलिए भी ज़्यादा वर्क कर रही है क्योंकि आप लोग जो 6 महीने काम कर रहे हैं, 4 महीने काम कर रहे हो, Yes. वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। कभी Yes. कभी वो 16 आवर्स भी होता है, 24 Correct, hours भी correct, होता है, correct. तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। Yes. दैट इज व्हाई वो चीज़ वेंट आउट होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली। सो आपका अभी फिलहाल, जैसे अगर मैं ये बोलूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, Yes. शादी के लिए रेडी है, यस अगर कोई बंदा मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, Okay. आपके अकॉर्डिंग उसमें 3 बेस्ट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए अगर आपको इंटरव्यू लेकर के सेलेक्ट करना हो किसी बंदे को? ओके, तो पहला तो मैं देखूंगा डिसिप्लिन होना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट होना है तो। दूसरा, जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे, उसकी इमोशनल क्वोशंट शुड बी हाई। एंड तीसरी, मेरे ख्याल से वो ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए। ये एक चीज़ है जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी में, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक कि हम लोग खुद जाके नहीं देख सकते, हम ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर। अगर वो बंदे में ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है, जो वो दिखाता नहीं है ट्रस्टवर्दीनेस, या हम उस पर रेडीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो वो मेरे लिए एक अच्छा क्रू मेंबर नहीं है या अच्छा एक शिफ्ट स्टाफ नहीं है। जो बंदा अपना डिसिप्लिन, अपना ट्रस्टवर्दीनेस, अपनी इमोशनल क्वेश्चन, तीनों चीज़ को साथ में लेके चलता है ना, वो एक बहुत ही अच्छा क्रू मेंबर बनेगा और बहुत अच्छा कलीग बनेगा मेरे हिसाब से। तो ये 3 चीज़, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी की, तो मैं देखूंगा कि ये 3 चीज़ तो हो ही हो। ट्रस्टवर्दीनेस मतलब अगर वो डुअल फेस मींस आपको बोल पूछ रहा है और कर पूछ रहा है, इस तरीके। ट्रस्टवर्दीनेस मतलब मैं उसके ऊपर बैंक कर सकता हूँ कि मैंने अगर उसको कुछ बोला है तो फिर वो करेगा, और अगर उससे वो नहीं हो पा रहा वो चीज़ करने के लिए, तो वो आके मुझे बताएगा, मेरे को फीडबैक देगा कि ये चीज़ हो रही है, तो मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन। श्योर। अभी तक आपने सोशल मीडिया क्यों नहीं स्टार्ट किया कहीं से भी? नहीं, मैंने शुरू किया हुआ एक्चुअली। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उतना आई डोंट हैव दैट क्वालिटी कि मैं एकदम एक्सट्रोवर्ट बन जाऊँ और लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें मैं उनको डिस्प्ले दिखा दूँ। मैं वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। आई लाइक टू कीप सर्टन थिंग्स प्राइवेट। तो मेरा ये मानना है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट नहीं हूँ सोशल मीडिया में। मतलब फ्यूचर भी आप नहीं प्यार करोगे? ऐसा नहीं है कि मैं प्लान नहीं करूँगा, मैं शायद आई डोंट हैव इट इन मी, मैं शायद कर भी नहीं सकता हूँ वो चीज़। आई थिंक आपको ना सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए देर आर सर्टन क्वालिटीज़ यू शुड हैव, जो मुझे लगता है मेरे में नहीं है। तो इसीलिए मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कौन सी क्वालिटीज होगी। मतलब एक पता नहीं, इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट दैट यू शुड हैव, दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल। वो एक सोशल मीडिया है, तो फिर आपको लोगों के साथ एक अलग कनेक्शन बनाए रखना होता है। वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा इतना ठीक से। तो मैं थोड़ा प्राइवेट इंसान हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि जो जितना प्राइवेट होता है और अपनी लाइफ जितनी मतलब सीक्रेटिव रखता है, Right. लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हाँ, ये तो सही बोल रहे हो आप। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उतना भी ज़्यादा ओपन नहीं हूँ कि मैं शायद सोशल मीडिया पे लाइक एन इन्फ्लुएंसर या कुछ कर सकता हूँ। बाइकिंग करते रहते हो? Yes. उसके तो छोटे मोटे व्लॉग बना करके आप तारीफ सकते हो। उसमें ना मेरा ना लेजीनेस बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि एक व्लॉग बनाना बहुत मेहनत का काम है। तो आई थिंक कि मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। मैं बाइकिंग तो बड़े मज़े से कर लूँगा, तो लेकिन वो बाइकिंग का जो वीडियो है उसको बैठ के एडिट करना, उसमें वो सारे वो फीचर्स वो जो करते हैं लोगों को करना, वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आप किसी को दे दो ये काम करने? इतना भी इंटरेस्ट नहीं है मुझको कि मैं अपनी बाइकिंग की वीडियो किसी और को दिखाऊं, क्योंकि इतने लोग हैं जो ऑलरेडी दिखा रहे हैं। तो आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू ऑफर। तो दैट्स द थिंग। चलिए ठीक है। तो राजीव, बहुत ज़्यादा मजा आया मुझे। थैंक यू। सेम हियर। एक्चुअली क्या कि हम लोग रहते खाने में, लेकिन मिले कभी नहीं। यस। और आप बहुत जल्दी दिल्ली चले गए। और वहाँ से नवी शिफ्ट हो गया। यस। ऐसा इंसिडेंट था कि मैं बता भी नहीं सकता था। यस। तो मुझे जाना पड़ा। बट फिर मैं ये सोच रहा था कि हम सारे सी पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, लेकिन 2-3 साल तक मेरी लाइफ काफ़ी अप एंड डाउन वाली थी। यस। बट अभी मुझे चांस मिला है, तो आपसे मिल के मुझे बहुत मजा आया। Same here. आपके अंदर वो एक सुरीन के जैसा ही एक और इंसान
लाइक जितने भी सीनियर वो आप बोलते हैं ना कि जो आप 5 लोगों के साथ रहते हैं उनकी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंसेस एक दूसरे पे आ जाती है, तो वही है। तो सुनील की थोड़ी इन्फ्लुएंसेस मुझ पे आ गई है, मेरी थोड़ी इन्फ्लुएंस सुनील पे चली गई है। भाई मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा मैंने सबसे पहले पढ़ा था ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, यू आर द Right. एवरेज ऑफ 6%। यस यस यस, एंड जिम रॉन ने ये बोला था बहुत पहले और Right. मैंने अपने ऊपर फील भी किया। Correct. एंड एग्जैक्टली वो चीज आपने यहाँ पे बोली है। मतलब मुझे लग रहा है कि हमारे नेटवर्क पे एक बंदा और यस है। यस यस, श्योर श्योर। Thanks. Yeah, thank you for having me. Thank you.